मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज ब्रिटिश संविधान का एक सांचा रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यदि समग्र रूप में एक नज़र में किसी देश के शासन व्यवस्था का यदि हमको अध्ययन करना है या जानना है तो किस प्रकार से यह विद्यार्थियों को सुगम होगा, यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है। देखिए, समग्र रूप में किसी भी देश में सरकार होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विशेष करके प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका का महत्व अन्य 2 संस्थाओं की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका प्रजातंत्र का मूल आधार है। जनता के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है और यह व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका का एक छोटा सा भाग जहां पर संसदीय शासन है, वह कार्यपालिका में पदभार ग्रहण करता है और कार्यपालिका रूप में शासन का संचालन करता है। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका जहां पर एकजुट होकर के काम करती है उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं, और जहां पर दोनों संस्थाओं के बीच संबंध लगभग नहीं होता या दोनों की शक्तियां पृथक होती है उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। तो मोटे तौर पर एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से काम करती है। सरकार, पूरी सरकार को एक समग्र नाम से क्राउन के नाम से जाना जाता है। क्राउन माने राजमुकुट, क्राउन माने ताज। वह ताज जो ब्रिटिश सम्राट अपने सिर पर मुकुट के रूप में धारण करता है। और आपको याद होगा कि ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य के ताज पर जो हीरा लगा है वो कोहिनूर हीरा अपना भारत का हीरा है। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला है कार्यपालिका। कार्यपालिका इसलिए कि जो स्थान शरीर में सिर का होता है, मस्तिष्क का होता है, वही स्थान सरकार में कार्यपालिका का होता है। हमारे संपूर्ण शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम सिर को या मस्तिष्क को मानते हैं। कार्यपालिका सरकार का या देश का मस्तिष्क होता है। तो कार्यपालिका, क्योंकि इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, इसलिए कार्यपालिका 2 भागों में बटी है। संसदीय शासन के अंतर्गत कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित होती है। एक को कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरे को कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में सम्राट है। सम्राट के पास वैधानिक रूप से समस्त प्रकार की शक्तियां हैं। उसके पास कार्यपालिका के क्षेत्र में अनन्य शक्तियां हैं। विधायिका के क्षेत्र में भी पूरी शक्तियां हैं। न्यायिक क्षेत्र में वह सर्वोच्च है। वित्तीय क्षेत्र में भी सर्वोच्च है। अन्य सभी प्रकार की शक्तियां कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से सम्राट के हाथ में निहित है। लेकिन इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट वर्तमान समय में नाम मात्र का शासन, वह संवैधानिक प्रधान है। तो इसलिए सम्राट की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल करेगा। तो यह मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होकर के सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। सम्राट केवल हस्ताक्षर करने का काम करता है, पूरा काम मंत्रिमंडल करता है, अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल का होता है। सम्राट उस आदेश पर, उस निर्णय को आदेश के रूप में उनके सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो सम्राट चुपचाप उसमें हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पर सम्राट नाम मात्र का शासन। सम्राट के नीचे उसी कार्यपालिका के अंतर्गत प्रीवी परिषद आता है। ब्रिटिश संविधान के विकास के व्याख्यान में हमने देखा था, सबसे पहले मैग्नम काउंसिलियम थी। इस मैग्नम काउंसिलियम से क्यूरिया रेजिस का विकास हुआ।
क्यूरिया जिसको आगे चल करके प्रीवी परिषद कहा गया। यह प्रीवी परिषद भी बिल्कुल नाम मात्र की संस्था है, इसका तो अधिवेशन भी नहीं होता है। खास अवसरों पर जैसे सम्राट का राज्याभिषेक होता है तब प्रीवी परिषद की बैठक बुलाई जाती है, या जब इंग्लैंड के कई साम्राज्य थे, कई उपनिवेश थे, तो इन उपनिवेशों के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, उपनिवेशों के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी परिषद की न्यायिक परिषद के सामने अपील की जा सकती थी। जैसे भारत में 1947 के पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका नाम था फेडरल कोर्ट। इस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो चूंकि अब इंग्लैंड के उपनिवेश नहीं रह गए हैं, इसलिए प्रीवी परिषद की ज्यादा कोई उपयोगिता नहीं रह गई। लेकिन प्रीवी परिषद नाम की संस्था तो है। अब आते हैं वास्तविक कार्यपालिका पर। वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल आता है। इस मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद काम करता है और सम्राट के नाम से समस्त शक्तियों का उपभोग होता है। इस मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री। अब जरा देखें व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को इंग्लैंड में पार्लियामेंट करती है, इसका हिंदी नाम संसद है। दुनिया के विभिन्न देशों में संसदों के नाम अलग अलग हैं। जैसे भारत में संसद करती है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट, रूस में ड्यूमा, स्विट्जरलैंड में संघीय सभा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस। नाम अलग अलग है और इस प्रकार से संसद का गठन प्रायः सभी प्रजातांत्रिक देशों में किया जाता है। इस संसद के दो सदन हैं। प्रथम सदन कानून सभा है, द्वितीय सदन लोकसभा है। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इनको प्रथम सदन और द्वितीय सदन कैसे कहा जाता है? इस प्रथम सदन को निम्न सदन भी कहा जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन माने उच्च समाज के उच्च वर्गों का सदन, इसलिए उसको उच्च सदन कहा गया, अपर हाउस कहा गया। और जहां पर आम जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, निम्न जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, उसको निम्न सदन, लोअर हाउस कहा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स शक्तिशाली बन गया और द्वितीय सदन दूसरे दर्जे का सदन बनकर बन गया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ज्यादा शक्तिशाली है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बिल्कुल शक्तिहीन है। आगे चल करके देखेंगे। तो इस कानून सभा में 659 सदस्य होते हैं। किसी पुस्तक में 651 भी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले विकिपीडिया देख रहा था, उसमें 650 सदस्य भी गए हैं। लेकिन जो भी हो, 650 के आसपास इसकी सदस्य संख्या है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब ब्रिटिश मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वे अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। जैसे भारत में निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। मतलब कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति निर्वाचित होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। निर्वाचन सामान्य बहुमत के आधार पर, सामान्य मत के आधार पर होता है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। लगभग 75,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। और प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, यहाँ पर वयस्क मताधिकार है। इसी प्रकार का भेदभाव स्त्री और पुरुषों के बीच नहीं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इसको सम्राट भंग कर सकता है। जैसे भारत में लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भंग किया जा सकता है और आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी आपातकाल की यदि घोषणा हुई तो वहां पर भी सदन का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार वर्ष होना चाहिए, लेकिन प्रायः सामान्य रूप में इसके अधिवेशन 3 बार बुलाए जाते हैं और तीनों अधिवेशनों में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के द्वारा अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इसकी गणपूर्ति 40,
गणपूर्ति का अर्थ क्या है? सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से ही सदन कोई कार्य कर सकता है। यदि सदन में सदस्यों की संख्या पर्याप्त नहीं है या 40 से कम है तो सदन के द्वारा की गई कार्यवाही वैध नहीं मानी जाती। तो गणपूर्ति का मतलब है न्यूनतम सदस्य संख्या जिनके उपस्थित रहने पर सदन की कार्यवाही संचालित हो सकती है, उसको गणपूर्ति कहते हैं। तो 650 सदस्यों में इसकी गणपूर्ति रखी गई है केवल 40। और हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य का अर्थ मुखिया होता है स्पीकर। स्पीकर माने शाब्दिक अर्थ स्पीकर का बोलने वाला। इसको बोलने वाला क्यों कहा जाता है, इसको स्पीकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सदन की ओर से सम्राट के सामने जाकर बोलता था, इसलिए उसको स्पीकर कहा गया। ये स्पीकर का मूल मंतव्य यहां पर यही है कि वह सदन के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट के सामने जाकर के स्पीक करता था, बोलता था, इसलिए उसको स्पीकर कहा गया। और इंग्लैंड की देखा देखिए दुनिया में जहां कहीं भी प्रथम सदन है उसके अध्यक्ष को स्पीकर ही कहा जाता है। स्पीकर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ब्रिटिश स्पीकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करता है। जितना सम्मान ब्रिटिश स्पीकर को इंग्लैंड में प्राप्त है, ब्रिटेन में प्राप्त है, वह सम्मान दुनिया के किसी भी देश के स्पीकर को प्राप्त नहीं। जितना गौरवपूर्ण उसको सम्मान दिया जाता है, वह सम्मान दुनिया के किसी देश में हमको देखने को नहीं मिलता। स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और भी खूब सारे काम उसको निर्वहन करने पड़ते हैं। इन सब की चर्चा आगे। ये प्रथम सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का एक थोड़ा सा परिचय है। अब देखें द्वितीय सदन। द्वितीय सदन कहिए क्या दूसरे दर्जे का सदन है, यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता। इसके सदस्य सम्राट के द्वारा मनोनीत होते हैं और खूब सारे सदस्य इसके वंशानुगत आधार पर इसकी सदस्यता प्राप्त करते हैं। वंशानुगत आधार, मान लीजिए आज से हजारों वर्ष पहले सम्राट ने किसी व्यक्ति को लाड़ की उपाधि दी थी, पियर बनाया था। जिसको पियर बनाता है सम्राट, वह अपने नाम के आगे लाड़ लिखता है, और जिसको नाइट की उपाधि देता है वह अपने नाम के आगे सर लिखता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी जमाने में सम्राट ने लाड़ बनाया था, पियर की उपाधि दी थी, तो उसके वंश के जितने भी बड़े पुत्र हैं, बड़ा बेटा है, वो एक एक करके वंशानुगत आधार पर वो लाड़ बनते जाते हैं और इसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बन जाते हैं। तो समझिए कि आज से 10वीं पीढ़ी पहले कोई व्यक्ति बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति था, उसको लाड़ की उपाधि दी गई सम्राट के द्वारा। क्या उसके वंश में जितने भी उसके संतानें होंगी, क्या वे सबके सब योग्य होंगी? आवश्यक है, कोई आवश्यक। ऐसा भी हो सकता है कि कोई निकम्मा व्यक्ति किसी के परिवार में किसी के संतान को जन्म हुआ तो वह भी लाड़ बन जाता है, वह भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बन जाता है। तो इसके सदस्य मनोनीत होते हैं सम्राट के द्वारा। कुछ सदस्य जीवन भर के लिए भी मनोनीत होते हैं, कुछ सदस्य वंशानुगत आधार पर भी इसके सदस्य बनते हैं। तो ऐसे सदस्यों को मिला करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन होता है। इसकी सदस्य संख्या वास्तविक रूप में किसी को नहीं पता। सोचिए कितना शानदार सदन है जिसके सदस्यों की संख्या के बारे में खुद ब्रिटिश सरकार को भी नहीं पता होता। इसका अधिवेशन भी हाउस ऑफ कॉमन्स की भांति साल भर में कम से कम एक बार बुलाया जाना आवश्यक है, लेकिन प्राय 3 अधिवेशन इसके भी होते हैं। गणपूर्ति के बारे में बहुत मजेदार चीज है कि सदस्य के सदन का संचालन करने के लिए कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 3, 1, 2, 3। और कोई प्रस्ताव पारित करना हुआ उसके लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो जब 3 सदस्य उपस्थित होते हैं
कैसा होता है? एक सदस्य बोलता है, दूसरा सदस्य सुनता है, तीसरा सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। कितने हास्यास्पद बात है कि 3 सदस्यों से किसी सदन की गणपूर्ति होती है, जबकि यह अनुमान लगाया जाता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों की संख्या हजारों तक है। तो कितना उपयोगी सदन होगा, ये सोचने की बात है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह लॉर्ड चांसलर कहलाता है। लॉर्ड चांसलर माने इंग्लैंड के समस्त लॉर्ड्स का, जितने भी लॉर्ड हैं सबका अध्यक्ष, मुखिया। यह लॉर्ड चांसलर इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होता है। मतलब जब तक लॉर्ड की उपाधि नहीं मिलेगी कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए किसी योग्य व्यक्ति को सम्राट ने मुख्य न्यायाधीश बना दिया, वहां के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया, तो उसको लॉर्ड की उपाधि भी दे दी जाती है। तो इंग्लैंड में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ये सब के सब लॉर्ड होते हैं। तो यह लॉर्ड चांसलर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वैसे अध्यक्ष होता है, लेकिन प्रायः उसके पास समय का इतना समय नहीं रहता कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बैठकों में आकर उपस्थित होकर अध्यक्षता करे। इसलिए प्रायः ऐसे लॉर्ड चांसलर सदन में उपस्थित नहीं हो पाते। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा लॉर्ड सदन की अध्यक्षता करता है। जहां तक शक्तियों का प्रश्न है, दोनों सदनों के द्वारा एक ही प्रकार के शक्तियों का उपभोग किया जाता है। एक ही प्रकार के मतलब जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका को नियंत्रित करना, किसी को नियंत्रण करने का ज्यादा अधिकार है, दूसरे को हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नियंत्रण करने का कम अधिकार है। विधायी शक्तियों में भी, विधायी मतलब व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, दोनों को प्राप्त है। हाउस ऑफ कॉमन्स ज्यादा शक्तिशाली है, हाउस ऑफ कॉमन्स शक्ति, हाउस ऑफ लॉर्ड्स शक्ति। वित्त के क्षेत्र में भी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत भी हाउस ऑफ कॉमन्स शक्तिशाली है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स शक्ति। न्यायिक शक्तियों का प्रश्न है, जहां तक हाउस ऑफ कॉमन्स के पास न्यायिक शक्ति लगभग नहीं के बराबर है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यायपालिका के क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठता है तो उसमें केवल न्यायाधीश बैठते हैं, दूसरे लॉर्ड्स बैठ नहीं सकते। तो न्याय क्षेत्र में उसकी शक्तियां एक प्रकार से ज्यादा है, और अन्य शक्तियों का भी उनके द्वारा व्यवहार में लाया। ये व्यवस्थापिका के दोनों से। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम सदन का बहुमत दल सामान्य निर्वाचन के बाद प्रथम सदन में जिस दल को बहुमत मिलता है, स्पष्ट बहुमत, वह बहुमत दल अपना नेता चुनता है और सम्राट को जाकर के नेता के नाम की जानकारी देता है। सम्राट उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है, नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है, और फिर वह प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स से ज्यादा सदस्य लिए जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 2 या 3 सदस्यों को लिया जाता है। और यह मंत्रिमंडल व्यापक रूप में देखें, मंत्री परिषद, जिसमें कई प्रकार के मंत्री होते हैं, इन सबको मिलाकर के बृहद मंत्री परिषद का गठन होता है, और इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। यह मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है और अपने समस्त कार्यों के लिए प्रथम सदन अर्थात हाउस ऑफ दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व अधिक हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स अनेक प्रकार के शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। हाउस ऑफ कॉमन्स को इतना अधिकार है कि वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को पद से हटा सकती है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को यह अधिकार
नहीं। तो कार्यपालिका का वास्तविक रूप जो है मंत्रिमंडल, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वह अपने समस्त कार्यों और गुणों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स या संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये जो उत्तरदायित्व है, यही संसदीय व्यवस्था की जान है। इसलिए संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार करती है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ये उत्तरदायित्व का तत्व नहीं होता। इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार नहीं करती, जबकि संसदीय शासन को उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ये हुआ व्यवस्था। तीसरे नंबर पर आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान पर है, जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में न्यायपालिका का गठन कैसे होता है? सबसे ऊपर में केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, वह सभी प्रकार के न्यायालयों में सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। इसके बाद उसके नीचे पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में एक एक उच्च न्यायालय है। कुछ दो राज्यों के बीच भी एक न्यायालय है, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। लेकिन प्रायः सभी अधिकतम राज्यों में भारत में उच्च न्यायालय है। तो राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय है उच्च न्यायालय। इसके बाद तीसरे स्तर पर है जिला न्यायालय। जिला में जो न्यायालय होता है उसको जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय, भारत के संदर्भ बता रहा हूं। ये जिला और सत्र न्यायालय का मतलब क्या होता है? जब न्यायालय किसी दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। दीवानी मामला क्या होता है? प्रायः 3 प्रकार के मामले न्यायपालिका के द्वारा मोटे तौर पर सुने जाते हैं, या न्यायपालिका जिन मामलों की सुनवाई करता है उसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। और भी भाग हैं। पहला है संवैधानिक, संविधान से संबंधित प्रश्न या संविधान से संबंधित मामले। दूसरा है, अभी जैसे कि आपको पता होगा कि राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त में कई प्रकार की चीजें देने की घोषणा की जाती है। तो यह कहां तक उचित है या अनुचित है, सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई कर रहा है। यह संवैधानिक महत्व का प्रश्न है। दूसरा है दीवानी। दीवानी मामलों में वे प्रकरण आते हैं जो पैसे कौड़ी लेन देन से संबंधित होता है, उत्तराधिकार से संबंधित होता है। इसको दीवानी मामला कहते हैं। और कानून की भाषा में इसको कहते हैं व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पारस्परिक संबंधों को जो निर्धारित करते हैं उससे दीवानी कानून कहते हैं। और ऐसे प्रकरण को दीवानी मामला कहते हैं। लेन देन, उधारी, ब्याज, संपत्ति, ये इसके संबंध में जो भी प्रकरण बनते हैं उसको दीवानी मामला कहते हैं। ये दीवानी है। फौजदारी, मारपीट, खून खराबा, हिंसा, ऐसे मामलों को फौजदारी मामला कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, जिला न्यायालय उसे कहते हैं जब जिला का न्यायालय, जिला का बड़ा न्यायालय जब किसी दीवानी मामलों की सुनवाई करता है उसे जिला न्यायालय कहा जाता है। और जब यही न्यायालय किसी फौजदारी मामले की सुनवाई करता है उसको सत्र न्यायालय कहते हैं। लेकिन सत्र शब्द कैसे आया? दीवानी मामलों की सुनवाई जब न्यायालय करता है तो मान लीजिए उसने किसी मामले की सुनवाई किया, मामले पर फैसला नहीं हो पाया, तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद का एक तारीख देता है कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 महीने के बाद अमुक तारीख को होगी। मतलब दीवानी मामलों की सुनवाई एक दिन होती, एक बार होती है। इसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर डेट देंगे, फिर सुनवाई होगी, फिर डेट, फिर फैसला नहीं पाया, फिर कोई 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई तारीख देंगे। इस प्रकार से उसकी कार्यवाही लंबी चलती है। लेकिन जब किसी फौजदारी मामले की सुनवाई वही न्यायालय करता है तो वह लगातार
8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर तक एक ही मामले की सुनवाई निरंतर करते रहता है। उसके बाद यदि मान लीजिए उस 15 दिन को उसने सुनवाई की और उसके बाद भी यदि प्रकरण की पूरी सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद फिर कोई तारीख दे देगा। तो यह जो 15 दिन से लगातार उसने एक सुनवाई किया, एक ही मामले की, उसको सत्र कहते हैं। इसलिए फौजदारी मामलों की सुनवाई जब यह न्यायालय करता है उसको सत्र न्यायालय कहते हैं, और जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है उसको जिला न्यायालय कहते हैं। न्यायालय एक ही होता है, 2 न्यायालय नहीं, एक ही न्यायालय होता है, लेकिन उसके 2 रूप हैं, जिला एवं सत्र। इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नीचे दीवानी और फौजदारी मामले अलग अलग न्यायालयों के द्वारा सुनवाई की जाते हैं और अंतिम अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स में की जाती है। जिस प्रकार से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ठीक इसी प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय के विरुद्ध कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती। यह है ब्रिटिश संविधान का एक सांचा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका 2 भाग, सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद 2 भाग, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब इनके बारे में डिटेल में एक एक करके देखेंगे। अगले व्याख्यान में हम सम्राट, क्राउन या राजउट की चर्चा करेंगे। आप सबको धन्यवाद।